नमस्कार। आज की हमारी वर्कशॉप का विषय आप सबको पता ही है, वाई डिस्चार्ज यानी वजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हमारे ख्याल से लिकोरिया भी इसी को कहते हैं। और अगर आम भाषा में कहा जाए तो इसको श्वेत प्रदर के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर पीरियड्स के पहले और बाद में लड़कियों को, महिलाओं को ये समस्या हो जाती है, जो कि एक आम बात होती है और इसको कुछ गंभीरता से नहीं लिया, नॉर्मल सी बात होती है। और कई दफा तो हमने सुना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अच्छा होता है। कैसे होता है वो तो हमारी डॉक्टर्स बताएंगी। तो हमने सुना है कि एक नेचुरल ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है, किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह की गंदगी को दूर रखने के लिए। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक हो, बदबूदार हो, इचिंग हो, कई दफा लोगों को कमर में दर्द भी होता है, तो बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो अगर ऐसे बहुत से कारण हों तब तो फिर इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही जरूरी हो जाता है। डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इस समस्या से निजात पाई जाए और इससे इससे ये ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। और एक चीज और भी है कि अक्सर हमारे भारतीय परिवारों में एक ये विडंबना है कि अगर किसी महिला को, खास करके लड़की, अगर वो अनमैरिड है और उसको वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, तो वो आपस में घर में भी डिस्कस नहीं करते हैं और डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर की बात है। तो उस चीज पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी लीना ये सारी बातें इसके बारे में करेंगी। पहले तो अक्सर दादी नानी कहा करती थी कि सिकाई कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि खाली सिकाई ही इसका इलाज नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें, दवाएं या बहुत सारी थेरेपीज होती होंगी जो डॉक्टर्स जानती हैं। तो इसी विषय पर आज हम ये अपनी वर्कशॉप कर रहे हैं कि इस समस्या के क्या कारण हो सकते हैं, उनका क्या निदान हो सकता है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपनी आज की पैनलिस्ट का, प्रोफेसर डॉक्टर रेखा भारती और डॉक्टर दीक्षा सबरवाल। स्वागत है आप लोगों का। डॉक्टर अचला बत्रा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ अभी नहीं जुड़े हैं, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। तो उन सब का भी एडवांस में स्वागत है, क्योंकि वो लोग जुड़ेंगे। तो अब हम लीना आपके पास आते हैं। लीना हमारी कल्चरल सेक्रेटरी हैं और हमारा बायां नहीं दाहिना हाथ है, सारे कामों में ये सबसे आगे रहती हैं। तो लीना, आप अब पैनलिस्ट का परिचय दीजिए पूरा डिटेल में, और उसके बाद इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाइए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। और वाव इंडिया इसी के लिए प्रयासरत है। वाव इंडिया महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए लगातार निरंतर काम कर रहा है। और उसी सीरीज में ये हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के खास तौर से उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइट डिस्चार्ज यानी कि ल्यूकोरिया। और इसके बारे में जो बात करने के लिए हमारे पास पैनलिस्ट हैं, सबसे पहली है डॉक्टर दीक्षा एक्स चड्ढा। डॉक्टर दीक्षा इज अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर फ्रॉम Dr. Diksha Sabharwal is a gold medalist doctor with degree in preventive medicine. पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में ये लगातार जुड़ी हुई है। तो स्वागत है डॉक्टर दीक्षा आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा भारती। डॉक्टर रेखा प्रोफेसर हैं और बीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। एओजीडी से भी ये काफी समय से जुड़ी हुई हैं और उनकी विभिन्न सब कमिटीज जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस और सेफ मदरहुड से भी जुड़ी हुई है। तो स्वागत है डॉक्टर रेखा आपका। एंड नाउ ओवर टू डॉक्टर दीक्षा एंड डॉक्टर रेखा। आप सबसे पहले हमें इसके बारे में डिटेल से समझाइए, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है इसको स्टार्ट करने का रीजन ये था कि हमारे पास एक क्वेरी आई थी। एक छोटी बच्ची थी करीब 20 साल की, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो मुझसे बोलती है कि दीदी मुझे बहुत वीकनेस है और मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। मैंने किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, इस वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम रोज के 2 केले खाओ, तुम ठीक हो जाओ। तो हमें लगा कि सही जानकारी होना लोगों को बहुत जरूरी है। तो आप इस विषय पर प्रकाश डालें।
और एक बात और भी है कि वाव इंडिया में जितने भी मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स, जो गायनोकोलॉजिस्ट फोरम से जुड़ी हुई डॉक्टर्स हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई बिजनेस वुमेन है, कोई मतलब मेडिकल की फील्ड से नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है। इसीलिए हम अपने डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि आप आइए। और जी जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर पूर्णिमा एंड लीना जी। हमेशा की तरह बहुत हम थैंकफुल हैं आपके कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर एक ऐसे विषय में बात करने के लिए जो कि हम जानते हैं, बिल्कुल जैसे आपने कहा, वाइट डिस्चार्ज औरतों में वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत कॉमन होता है और इससे जुड़ी कंप्लेंट्स लेके वो ओपीडी में भी आती हैं। और बिल्कुल जैसे लीना जी ने बोला, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से सलाह मशवरा नहीं करेंगे, तो आपस में बातचीत में कई बार बहुत सारी गलत धारणाएं जुड़ जाती हैं। तो आज हम शुरुआत ऐसे ही करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल करूंगी डॉक्टर रेखा से, और डॉक्टर रेखा उन पे आंसर करके हमारी ये सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करेंगी। तो रेखा मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम वेजाइनल डिस्चार्ज को कब नॉर्मल बोलें? कैसा डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है? जैसा कि अभी डॉक्टर पूर्णिमा ने भी कहा कि हर तरह का डिस्चार्ज जरूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मल हो। तो व्हाट इज नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी डॉक्टर पूर्णिमा का और बॉब इंडिया का, लीना जी का और हर सब जो यहाँ पर हैं इस समय, कि आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं सब डिविजन हॉस्पिटल में वेजाइनल डिस्चार्जेस के ही मरीजों के लिए ज्यादातर मेरे पास ही आते हैं। और मुझे एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि कई चीजें होती हैं जो हम जनरल पब्लिक को अवेयर नहीं कर सकते। और इस मामले में कई बार मैंने देखा है कि हमारे डॉक्टर्स भी जो हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत चर्चा नहीं होती है। आजकल हर कोई लेप्रोस्कोपी करना चाहता है, इनफर्टिलिटी स्पेशलाइजेशन में जाता है, तो ये एक हमारा एक सब्जेक्ट है जो बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसा कि आप सब कह रहे हैं, और जिसके बारे में बहुत लोग जानकारी नहीं रखते हैं। इवन डॉक्टर्स भी अप टू डेट नहीं करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमन चीज है, और जहाँ बहुत कॉमन होती है वहाँ थोड़ा सा हमारा ये हो जाता है। तो एक मिनट, हम बीच में एक बात आपसे शुरुआत में कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मतलब अगर हम इसको शुरुआत करें कि ये वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, क्या वजह इसकी खास तौर पे होती है, और किस मतलब कहाँ पर आकर के, जैसे अभी इन्होंने वो तो कह ही दिया कि भाई किसको हमें नॉर्मल किसको अब नॉर्मल समझ, लेकिन ये होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में कई दफा लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं भी आ जाती हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिनको हम श्लेष्मा झिल्ली भी कहते हैं, इनमें कुछ डिस्चार्ज होता है। जैसे कि आप देखें, आंखों में है, नाक में है, मुंह में है, तो ये वेजाइना भी एक तरह से इसी तरह एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए एक तरह का ये तत्व है जो बनता है। अब जो वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, जो योनि का हम डिस्चार्ज कहते हैं, ये सिर्फ वेजाइना से नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर यूट्रस भी, और यूट्रस का मुंह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो भी यहाँ से, उनका भी जो डिस्चार्ज होगा वो भी इसी रास्ते से आएगा। तो किसी के लिए भी ये कहना कि उसको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो वेजाइना से है या सर्विक्स से है, ये असंभव है। इसलिए हम इन सबको एक बार जैसे वेजाइनल डिस्चार्जेस से जोड़ देते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, क्योंकि जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कुछ एक तरल तत्व अपने लिए बनाएगी। लेकिन जैसे ही महीना शुरू होता है, अंडा बनना शुरू होता है, अंडे दाने में कुछ हार्मोन्स आने शुरू होते हैं शरीर में। अब ये हार्मोन्स जो हैं यूट्रस में, उस आपके सर्विक्स में, बच्चेदानी के मुंह पर, और वेजाइना में, योनि में भी कुछ बदलाव लाते हैं। तो जैसे जैसे ये बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, अगर इसका साधारण भाषा में देखा जाए तो भगवान ने एक औरत को एक बच्चा पैदा करने के लिए एक तरह से एक सीक्वेंस में डाल दिया है, जिसको कि हम माहवारी के नाम से जानते हैं। तो हर महीने जो ये डिस्चार्ज होता है, इसके साथ साथ कुछ चेंजेस होते हैं,
तो ये चेंजेस होते हैं बिकॉज इस समय डिस्चार्ज ज्यादा होने से एक तो कि जो औरतें हैं जब इंटरकोर्स करती हैं, संबंध करती हैं, वो आसान हो जाते हैं। तो ये डिस्चार्ज जो अंडा बनता है उसके आसपास ईस्ट्रोजन के उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसका वो डिस्चार्ज सिर्फ वेजाइना का नहीं है, वो सर्विक्स का डिस्चार्ज भी है। और एक समय में इसमें ऐसा बदलाव आता है कि जो आदमी के वीरे हैं, स्पर्म्स जिसे हम कहते हैं, उनको बच्चेदानी में जाने के लिए इसको अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। तो इसीलिए डिस्चार्ज जो है साइकिल में चेंज होता रहता है। उसके बाद जैसे ही अंडा बन जाता है, शरीर में एक और हार्मोन जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं वो भी आ जाता है। अब उसके बदलाव में एक अलग तरह का डिस्चार्ज आता है। तो अगर सबसे ज्यादा जरूरी है नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल क्या है आपको मरीज को ये बताना है। कोई भी महिला आपके पास आती है या कोई बच्चा आता है, और एक सबसे बड़ी बात ये है, अब आजकल वेजाइनल डिस्चार्ज लड़कियां क्यों आ रही हैं, उनकी दादी नानी कहती है हमें तो कभी पानी नहीं गया। अरे पानी जाने की उम्र से पहले तो आपकी शादी हो गई, तो आपको ये पता ही नहीं कि पानी जो है, आपके पीरियड्स तो शुरू नहीं हुए, तो आपको ये समस्या का आभास नहीं हुआ है। और आजकल हम जानते हैं कि सोशल मीडिया एक्सपोजर, बच्चों को नॉलेज, ये सब बहुत ज्यादा है। तो जो भी चीज है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, और उन्हें नहीं पता ये उनका सही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो वो हमारे पास ये समस्या लेकर आते हैं। तो अगर आप उनको ये समझाएं कि जो भी महिला है या जो भी लड़की है, अगर उन्होंने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, इंटरकोर्स नहीं किया है, तो बहुत कम संभावना है कि उनका डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। उस स्थिति में हमें उनको ये बताना है कब ये डिस्चार्ज वो एक्सपेक्ट करें, और फिर हमें उनसे पूछना होता है क्या आपको इसी समय ये डिस्चार्ज होता है। जैसे महावारी खत्म होती है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, डिस्चार्ज आना शुरू होता है, और ये डिस्चार्ज टिपिकली क्लियर होता है और इसको चिपचिपापन होता है इसमें, और धीरे धीरे करते करते ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। वो समय है बिल्कुल अंडा बनने से पहले का, और जैसे ही अंडा बन के अंडा रिलीज होता है, ये डिस्चार्ज वाटरी थिन हो जाता है, मतलब बहुत इसका चिपचिपापन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा मिल्की व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में आता है। उसके बाद अगर आप मरीज से पूछे पीरियड से 2-3 दिन पहले, फिर से थोड़ा सा उनको डिस्चार्ज ज्यादा का लगेगा कि उनका थोड़ा जो गीलापन है वो बढ़ गया है, और उसके बाद पीरियड्स के बाद उनको नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक साइकिल होती है, जो अगर हम मरीज को बोले तो बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हमें ऐसा ही डिस्चार्ज है, एंड दे अंडरस्टैंड कि दिस इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज। तो ये तो बात है जिन लोगों ने कभी शारीरिक संबंध नहीं किया है। अब जो महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनको, जो कि अपना रेगुलर इंटरकोर्स कर रही हैं, उन लोगों के लिए, या फिर अभी आजकल कई बच्चे भी हमारे पास आते हैं कि जो कि शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, तो हम इसको एक शादी से नहीं जोड़ सकते हैं। उस स्थिति में ये जरूरी है कि कोई भी महिला जो है या कोई भी लड़की है, उसका एक चेकअप होना जरूरी है, क्योंकि जहां हम कहते हैं ये डिस्चार्ज नॉर्मल हो सकता है, वहां भी बहुत ज्यादा संभावना है कि शुरू की कोई भी आपको बीमारी है, कोई आपके यौन अंग में परेशानी है, उसमें आपका सिम्टम्स नहीं आए, आपको परेशानी नहीं है, पर वो आपको इन्फेक्शन है। तो जो हम कहते हैं कि रेगुलर गायनी चेकअप, जो का अभी हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। तो एक बार कोई आप जब आप शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं या आपकी शादी हो जाती है, हर महिला के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको डिस्चार्ज रियलाइज होगा, हो सकता है बीमारी बढ़ गई हो। क्योंकि हम ये कहते हैं कि 40% महिलाएं जो हैं वो आपको डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ आएंगी। तो दोनों ही स्थिति में बहुत ज्यादा इसके लिए चिंता नहीं करनी है, लेकिन बहुत संतुष्ट होकर भी नहीं बैठ जाना है कि अपने रेगुलर चेकअप्स आपको जरूर करवाने हैं। यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी डॉक्टर रेखा, आपने जो डिस्चार्ज है उसकी कंसिस्टेंसी और कलर के बारे में हमें बताया कि कैसे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें कई बार कुछ स्मेल भी होती है, तो कौन सी स्मेल नॉर्मल है और कौन सी स्मेल एबनॉर्मल है? देखिए ऐसा होता है, हम कहते हैं जैसे कि जिसको आप कहते हैं बदबू वाला, जैसे कि एक सल्फर की स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है, ये स्मेल जो होती है इसको एबनॉर्मल लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भी जेनिटल डिस्चार्ज है उसकी एक अपनी महक होती है।
पर वो महक जो होती है वो ज्यादा जो है, जिसको मैं आपको अगर इनके लिए कहूंगी कि उसमें टॉलरेंस जैसे आपकी है, एक आपको पता लग जाता है ये महक जो है ये आप टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब ये इसको आप बदबूदार नहीं कहेंगे, तो वो एक महक जो है वो एक नॉर्मल होती है। पर जब आपको लगे कि आपको इसमें से एक बदबू आ रही है, या आपको साथ में खुजली हो रही है, या कलर सफेद की जगह पीला या हरा कलर है, और जो आपका रेगुलर डिस्चार्ज पैटर्न था उससे ये डिस्चार्ज ज्यादा है, या कभी भी बंद नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जब ओव्यूलेशन हो जाती है डिस्चार्ज कम हो जाता है, वो भी कम नहीं हो रहा, लगातार ही चलता जा रहा है, तो ये सब साइंस हैं कि उनको किसी से आप आकर कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपने बात की डॉक्टर रेखा, कलर्स अलग अलग होते हैं, आपने बात की कि रेड हो सकता है या येलो हो सकता है, कई बार ग्रीन भी देखा गया है, तो इन कलर्स के इन्फेक्शंस अगर हैं तो वो किस वजह से हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए वैसे तो क्योंकि कॉमन पब्लिक के लिए है, पर हम जनरली हमारे जो वेजाइना के इन्फेक्शन होते हैं उनको हम 3 तरह के जो मेजर इन्फेक्शंस हैं उनमें कहते हैं, और एक्चुअली स्पीकिंग बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी नहीं होते हैं, कई इसमें इन्फेक्शन है जो कि एक नॉर्मल हमारा कुछ जीवाणु है जो वेजाइना में हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में एक फ्लोरा होता है, जैसे कई बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो वहां रहने जरूरी है और वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इसमें 2 इन्फेक्शन होते हैं जो एक्चुअली इन्फेक्शन कहना तो एक तो गलत होगा, हम उसको वेजिनाइटिस भी नहीं कहते, वेजिनोसिस कहते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। इसमें बदबू बहुत आती है, डिस्चार्ज होता है पर बहुत कोपियस नहीं होता, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन ज्यादा मरीज का सिम्टम होता है, बदबू आती है, और क्योंकि कांस्टेंट डिस्चार्ज है तो कभी कभार खुजली, पर खुजली भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं होता है। बदबू मतलब पेशेंट आपको कहेगा मुझे बहुत बदबू आती है, अपने आप से बहुत बदबू आती है, वो एक बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, उसमें इट इज नॉट इन्फेक्शन, आपका जो जीवाणु जो नॉर्मल रहते हैं उसी की ही अदला बदली हो जाती है, जो जीवाणु कम संख्या में रहने चाहिए उनका संख्या बढ़ जाती है, और जो ज्यादा संख्या में रहने चाहिए उनकी संख्या कम हो जाती है, तो ये एक फ्लोरा का चेंज होता है। और दूसरा एक कलर होता है जो जिसको हम कहते हैं कर्ड लाइक मतलब दही के जैसा, सो ये दही के जैसा क्लम्पी डिस्चार्ज होता है, ये एक धक्के जैसे में आता है, क्लम्प्स जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, ये होता है फंगल इन्फेक्शन, और जो बहुत कॉमन फंगस होता है वेजाइना में वो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, और कैंडिडा भी एक कुछ जीवाणु जो है ये एक थोड़े से अमाउंट में नॉर्मल रहता है, हमारी स्किन में भी रहता है, वेजाइना में भी रहता है, पर अगर इसका ग्रोथ बढ़ जाए तो ग्रोथ बढ़ने के भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बहुत से कारण हो सकते हैं, अगर वो ग्रोथ बढ़ जाए तो भी खुजलीपन आ सकता है। और कैंडिडा एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अनमैरिड लड़कियों को भी हो सकता है, तो ये एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि खुजली के साथ जब कोई भी बच्चा आता है तो हमें ये देखना पड़ता है, और स्पेशली अगर आपने रिसेंटली कोई एंटीबायोटिक लिए हैं या कुछ आपके जेनाइटल आपकी हाइजीन में चेंज, और मैं ये नहीं कहूंगी कि साफ सुथरा नहीं रख रहे, ये इन्फेक्शन कई बार उन लोगों में होता है जो ज्यादा साफ सफाई करते हैं, आप धो धो के डूशिंग करके नॉर्मल फ्लोरा को खत्म कर देते हैं, तो जो दूसरा फ्लोरा है ये आपका ओवरग्रो कर जाता है, तो ये एक दूसरा इन्फेक्शन है। तीसरा इन्फेक्शन है जो एक्चुअली स्पीकिंग एक इन्फेक्शन है जिसको कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको हम ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। तो ये जो एक जीव होता है ये सेक्सुअली जो है पार्टनर्स में एक दूसरे से संबंध रखने में हो सकता है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा जिसको फ्रॉदी कहते हैं, फ्रॉदी मतलब जिसमें थोड़ा झागपन भी हो सकता है, इसमें से भी बदबू बहुत ज्यादा आती है और खुजली भी होती है और पेशाब के रास्ते भी जलन हो सकती है, लेकिन इसमें जो खुजली होती है वो कम होती है, डिस्चार्ज ज्यादा होता है। कैंडिडा में डिस्चार्ज कम होता है, खुजली ज्यादा होती है, पर ये एक डिस्चार्ज जो है जो हमें एक ट्रीट करना और इसके साथ साथ पार्टनर को ट्रीट करना भी बहुत जरूरी होता है इस डिस्चार्ज में। इसके अलावा एक चीज और आपसे बीच में पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आपने हाइजीन की बात करी, तो कहीं अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने पड़ते हैं, तो क्या वहाँ की हाइजीन भी इसमें मायने रखती है?
हाँ, आप ऐसा है कि हम ये नहीं कहते कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती हैं, पर ये है कि यूरिनरी और स्पेशली महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं का जो यूरिथ्रा होता है, जो पेशाब का रास्ता होता है, वो छोटा होता है। तो अगर आप कोई गंदा टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, पर ज्यादातर कहने में वेजाइना का इन्फेक्शन इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता, क्योंकि एक रूट नहीं बन रहा। पेशाब जब यूरिन पास कर रहे हैं तो पेशाब के माध्यम एक आपका सरफेस और आपके यूरिथ्रा के बीच में रास्ते, पेशाब के रास्ते के बीच में एक आपका संबंध बन जाता है, जिससे कि आपका इन्फेक्शन ट्रैक अप भी कर सकता है। पर वेजाइनल इन्फेक्शन जनरली स्पीकिंग गंदा टॉयलेट यूज करने से इस तरह से नहीं होते हैं। इनका जैसे मैंने बोला एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बाकी इन्फेक्शन जो है वो तो आपके अपना जो नॉर्मल जीवाणु है उन्हीं की ही गिनती में अदला बदली होने की वजह से है। और एक है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि वेजाइना से भी डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज सर्विक्स से, जिसको हम गर्भाशय का मुंह कहते हैं, बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, उससे भी हो सकता है। अब वो डिस्चार्ज जो है उसमें कई बार डिस्चार्जेस होते हैं जो कोई केमिकल इरिटेशन से हो सकते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, और कुछ डिस्चार्जेस जो हैं वो, और जैसे हमने कहा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनसे हो सकते हैं। तो ये चीज जो है, पर अब इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैरिड है या अनमैरिड है। मैरिड है तो आपको एक बार चेकअप करना जरूरी है, उसको आप एश्योर नहीं, या किसी में जो कि अपना एक जो है शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उनमें ये चीज आप एश्योर नहीं कर सकते बिना जांच किए हुए कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है। उसमें उसको जांच कराना एक बार जरूरी है। हाँ, आपने एक बार जांच करा ली, शादी में आप एक ही रिश्ते में चले जा रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको एक एश्योरेंस मिल सकती है, लेकिन उसको जांच कराना बहुत जरूरी है। और एक यहाँ पर बस में, क्योंकि हम आजकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पे, और डॉक्टर शारदा जैन का तो वो बहुत ही एक ऐसा वो है, एजेंडा है कि उन्हें कैंसर सर्विक्स का खत्म करना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो भी, जो औरतें शारीरिक रिलेशन में हैं, और या फिर जबकि बाकी जगह हम कहते हैं 25 साल से शुरू करो, पर अगर हमारे पास रिसोर्सेस कम है तो 30 साल से उसको भी शुरू करना बहुत जरूरी है, कि 30 साल की उम्र में रेगुलर, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई अर्ली कैंसर का हो जिसमें आपको पानी जा रहा है कुछ है और आप उसको ध्यान नहीं दें। तो अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करा रहे हैं और आप अपना एक ही रिलेशन में रह रहे हैं तो चांसेस कम है कि आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा। पर जैसे मैंने कहा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और कैंडिडियासिस, ये आपको किसी भी महिला को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक बात थी कि टैम्पून्स यूज करते हैं, तो वो आई वाज रीडिंग समवेयर दैट टैम्पून्स आल्सो कॉज इन्फेक्शन। मैडम ये भी हमारे दिमाग में था कि शायद ये भी टैम्पून की वजह से भी शायद ये, हाँ, टैम्पून की वजह से इन्फेक्शन तब होगा अगर इसको समय से बदला नहीं जाएगा, क्योंकि टैम्पून्स आर स्टेरिलाइज्ड, तो उनमें इन्फेक्शन। पर बहुत बार क्या होता है कि आप टैम्पून यूज कर रहे हैं पर आप बाहर हैं, आप वर्किंग महिला हैं, और आपको उनको बदलने का समय नहीं मिला, क्योंकि जो ब्लड है वो बहुत अच्छा एक कल्चर मीडियम होता है। तो अगर आपका ब्लड सोक कोई चीज पड़ी हुई है शरीर के अंदर और आपने समय पे नहीं बदला है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। पर अगर आप इसको रेगुलर इंटरवल पे 6 से 8 घंटे में बदल रहे हैं तो टैम्पून को इन्फेक्शन नहीं करना चाहिए। टैम्पून्स आर नॉट, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे यीस्ट है, ट्राइकोमोनास है, क्लमाइडिया है, सब ये सब इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ओनली कैंडिडा, देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ना। जो क्लेमाइडिया है, जो गनोरिया है और जो ट्राइकोमोनियासिस है, ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। ये टैम्पून यूज करने से नहीं हो सकती हैं, इसमें शारीरिक कांटेक्ट होना जरूरी है। तो इसलिए कैंडिडा और बैक्टीरियल वेजिनोसिस वो एक दो बीमारियां हैं जिसमें कि आपका एक जो फ्लोरा ऑल्टर हो रहा है, आपके जीवाणुओं का नंबर बदल रहा है, वो आपका टैम्पून यूज करने से या बहुत ज्यादा वॉशिंग डूशिंग करने से, धुलाई करने से, उससे आपको हो सकती है। बट अदरवाइज जो है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो इस तरह से नहीं हो सकती हैं। क्या ये कॉन्डोम्स के इस्तेमाल से भी हो सकता है? कॉन्डोम्स के साथ जो ल्यूब्रिकेशन होता है उसकी वजह से भी हो सकता है? हाँ, एक बहुत जो एक कारण और होता है केमिकल इरिटेशन का। तो जो केमिकल इरिटेशन है वो कॉन्डोम से कई पेशेंट्स को होता है और उसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है।
पर उसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगी, और अगर इट इज प्रोटेक्टिव। पर एक चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने का रिस्क होता है, हो सकती हैं, और वो कहती हैं हम कॉन्डोम यूज कर रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई महिला कहती है मेरे हस्बैंड कॉन्डोम यूज करते हैं, वे हमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए उनको समझाने के लिए कि करेक्ट यूजेज ऑफ कॉन्डोम क्या है। क्योंकि बहुत बार सिर्फ इजेकुलेशन के टाइम में, पानी निकलने के समय में कॉन्डोम को पहना जाता है, और अगर कॉन्डोम को आप शुरू से नहीं पहन रहे हैं तो वो आपको इन बीमारियों से भी नहीं रोकेगा और प्रेगनेंसी का भी खतरा बना रहेगा। तो ये चीजें, कई बार आपके पास मरीज किसी और कारण से आया है या कोई महिला किसी और उससे आई है, पर 2-3 चीजें हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है और जैसे कॉन्डोम का करेक्ट यूजेज है, तो मुझे लगता है ये सब हमें एक अपॉर्चुनिटी लेकर उनको ये बताना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर रिसेप्टिव एट दिस टाइम। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। डॉक्टर रेखा, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि करेक्ट यूजेज ऑफ कॉन्डोम्स, इसके साथ आपने गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया की बात की, और एक चीज जो आप लगातार बात कर रहे हैं कि ओवर वॉशिंग से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफी सारी महिलाएं हैं जिनकी आदत होती है कि हर बार यूरिन पास किया और लोकल एरिया को वॉश कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? अब ये इसमें देखिए, ये हिंदुस्तान में बहुत पहले से ट्रेंड है, हमें ये बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं। उसका एक कारण है, बिकॉज यूरिन इज इरिटेंट। तो जब आप यूरिन पास करके सफाई के लिए कह रहे हैं, उस सफाई का मतलब है कि वहां पे एरिया में यूरिन नहीं रहे, तो वो इरिटेशन नहीं रहे। पर आजकल क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज होते हैं, उसमें जेट होते हैं, क्योंकि मेरे पास जनरली महिला सिर्फ कुछ दिन के डिस्चार्ज के पास नहीं आती है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास जो भी महिला आती है उसने कम से कम 50 जगह से ट्रीटमेंट लिया होता है, तब मेरे पास आती है। और बहुत बार बिकॉज ट्रीटमेंट सब कुछ ले लिया, एक 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 ये नेचुरल होता है कि अगर किसी को पता लगे मुझे कोई इन्फेक्शन है, आप क्या करेंगे, आप उस जगह को बार बार साफ करेंगे, और ऐसा हम बताते भी हैं कि क्लीन रखिए। पर जैसे हमने बोला, यहाँ एक नॉर्मल फ्लोरा है, जब आप उसकी ओवर क्लीनिंग शुरू कर देते हैं, एक होता है सफाई, जैसे आप कह रहे हैं आपने थोड़ा सा हाथ में पानी लिया और आपने उस एरिया को साफ कर दिया, वो आपका पर्पस है कि यूरिन आपका उस एरिया में इरिटेशन नहीं करेगा। पर हमारा ये नहीं है मतलब कि आपने उसको अच्छी तरह से, हर बार आप यूरिन जाए तो आपको उसको अच्छी तरह से पानी से धोना है या डूशिंग करनी है। सो दिस इज व्हाट वी शुड टेल पेशेंट्स नॉट टू डू। और सेकेंड चीज क्या है, एक हैबिट होती है, आप देखिए ऐसे भी लोग होते हैं कि जो एंटीसेप्टिक्स हैं, सोप्स हैं, कि इसको लगाएंगे तो ठीक रहेंगे, जबकि स्किन के डॉक्टर भी कहते हैं आप एंटीसेप्टिक सोप लगाएंगे आपका नॉर्मल फ्लोरा चला जाएगा, आपको फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएंगे। तो कभी कभी हम कहते हैं आप ये सोप लगाइए, पर इट शुड नेवर बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ऐसे ही है कि किसी भी महिला को ये सेवलॉन है, डेटॉल है, ये चीजें वॉश करने की जब तक किसी कारण से आपको डॉक्टर ने नहीं बताई, और वो भी कम ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि किसी के कोई स्टिचेस आए हैं वहां पे, आप उसको कहते हैं आप इसको सफाई करिए, पर अगर आप लंबे समय तक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस लगाते रहेंगे तो भी आप अपना नॉर्मल फ्लोरा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मैं तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये कहती हूँ कि आप बहुत धोइए नहीं, बिकॉज सबसे पहला रिएक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन। जैसे मैंने कहा, बहुत बार जिस फ्लोरा चेंज होने से, कभी आपने एंटीबायोटिक खाया है या जो डायबिटिक्स हैं उनके शुगर में चेंज हो जाता है, तो उससे भी ये कैंडिडा इन्फेक्शन, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंटीबायोटिक से, थोड़ा सा आपको हो सकता है कैंडिडा ओवरग्रो कर जाए। उसके बाद आप महिलाएं क्या करती हैं, उसकी सफाई करना शुरू करती हैं, क्योंकि खुजली हो गई अब मुझे साफ रखना है। वो साफ करते करते ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि वो कैंडिडा उनका इतना बढ़ जाता है कि जो शायद एक दवाई से जिसका इलाज हो सकता था, उसको आपको बहुत लंबा समय तक दवाई देनी पड़ती है। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप करिए, कंसल्ट करिए। और एक और चीज कह देती हूँ, कई बार है कि किसी टाइम बेटाइम पे किसी को खुजली हो रही है और उनको लग रहा है क्या करें, तो सबसे पहले रिएक्शन होता है धो लें, साफ कर लें, और फिर उसके बाद जलन खुजली बढ़ जाती है, क्योंकि ये म्यूकोजा है, आप इसको जितना रब करेंगे इसमें इंजरी के चांसेस होते हैं, और आप फ्लोरा भी धोते जा रहे हैं। तो बेटर ये है कि सूदिंग के लिए एक जो है कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल जो कि प्योर ऑयल है, तो कोकोनट ऑयल भी जो प्योर ऑयल है, इट इज अ वेरी गुड ऑयल। और अगर आप इसको इंटरनेट पे डाल के देखें, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंटी फंगल ऑल्सो, इवन इफ यू डोंट यूज इट एट एंटी फंगल, उस समय अपनी इरिटेशन, खुजली, उसके लिए इसको आप लगा सकते हैं। पर यह है कि कोकोनट ऑयल वो है कि ज्यादा केमिकल्स वाला नहीं होना चाहिए,
इट शुड बी प्योर कोकोनट ऑयल। तो जैसे Dr. Rekha, the fungal infection will grow if moisture is more, ना? इसीलिए आप कह रहे हैं कि कम पानी से धोएं। नहीं, उसका नहीं है कम पानी से, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो तो रहेगा लेग्स के पास, जांघों तक ही रहेगा। मॉइस्चर वेजाइना में आप रादर जब आप उसको धोएंगे, वेजाइना को डूशिंग जो कहते हैं, उस डूशिंग में क्या होता है, उसमें मॉइस्चर के लिए नहीं कह रही मैं, इसलिए कह रही हूँ कि आप अपना फ्लोरा डिस्ट्रॉय नहीं करें। मॉइस्चर नहीं रखने के लिए हम कहते हैं आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनिए, सूती अंडरगारमेंट्स पहनिए, और उस एरिया को अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, कुछ आता है, रादर जो ये नाइटी पहनने का या पेटीकोट पहनने का, बच्चों में हम स्कर्ट पहनने का कहते हैं, कि अगर आपको ज्यादा वो है तो आप अपना रात में जो है एरिया को थोड़ा सा इस तरह का कपड़े पहनिए कि इसमें आपका हवा लगे और आपका मॉइस्चर थोड़ा सा कम रहे। और स्पेशली आजकल जैसे बच्चे जो पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कि ये सूती पहने, थोड़ा लूज पहने, बहुत टाइट जीन्स नहीं पहने, स्पेशली गर्मी के मौसम में, और जैसे आजकल बरसात का मौसम है, थोड़ा सा उस चीज पर ध्यान रखें। तो वो है उसमें। अच्छा, एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, कई दफा देखने में आया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में कोई लड़की, कोई लेडी आ जाए तो उसके साथ भी ये समस्या हो जाती है। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये जो डिस्चार्ज है इट इज हार्मोनल डिपेंडेंट, और थोड़ा सा शरीर में कोई भी चेंजेस, कई बार हम कहते हैं सिर्फ किसी ने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, कई बार आप कहेंगे, लोग आपको कंप्लेंट करेंगे कि एक्सरसाइज के बाद मुझे बहुत डिस्चार्ज होता है, तो वो एक नॉर्मल चीज है। और जो स्ट्रेस के साथ में होता है, क्या होता है, जब आप स्ट्रेस में हैं तो कई बार जो नॉर्मल चीजें भी है आपको ज्यादा बॉदर करने लगती हैं। जैसे हो सकता है कि आपका डिस्चार्ज, क्योंकि स्ट्रेस का एज सच रिलेशन विद डिस्चार्ज, यस, अगर आप सोचें मुझे डिस्चार्ज ज्यादा है, यू कैन बिकम स्ट्रेस्ड आउट, मतलब वो आपको स्ट्रेस कर सकता है, पर स्ट्रेस का डायरेक्टली डिस्चार्ज पर इतना असर नहीं होता। पर हाँ, कई बार ये लिखा भी है, आप कभी देखें इंटरनेट पे भी, हो सकता है कोई आपको बताए मुझे ये खाने से डिस्चार्ज ज्यादा होता है, अगर मैं ये चीज खाती हूँ तो मुझे ज्यादा होता है। तो ठीक है, अगर आपने कोई चीज ऐसी आइडेंटिफाई कर ली है तो इट इज बेटर कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। और अगर वो नॉर्मल डिस्चार्ज है, आपको बॉदर नहीं कर रहा, देन यू शुड नो कि यस, ये मेरे को इससे ये डिस्चार्ज होता है। तो कई बार कई पेशेंट्स आकर खुद ही हमें बताते हैं कि हमें इसको खाने से ज्यादा डिस्चार्ज होता है। कई बार कि हमने बहुत स्पाइसी खा लिया, कुछ ऐसे खा लिया तो हमें लगा ज्यादा डिस्चार्ज है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम जैसे एक्सरसाइज से रिलेशन कह सकते हैं, मतलब हम कभी भी उनको नहीं कहते नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, कि ठीक है आपने ये महसूस किया है तो इसका ट्रीटमेंट है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप इसको जो है नॉर्मल अपना लीजिए और अवॉइड करिए वो चीज जिससे आपको लग रहा है आपको ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछनी है डॉक्टर साहब कि जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद में कई दफा ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखी जाती है, तो इसको नॉर्मल में लेना चाहिए कि इसको नॉर्मल समझना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिस्चार्ज, पर वो नॉर्मल जो है, आपको पूछना है वाइट डिस्चार्ज है, थोड़ा कभी कभी चिपचिपा हो सकता है, वो नॉर्मल है। खुजली होना या बदबू आना, ये दो सिम्टम है कि जब भी कोई महिला कहती है मुझे डिस्चार्ज के साथ खुजली हो रही है या मुझे बदबू आ रही है, तो ये दो चीजें हैं जब उसको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक और चीज है कि जब डिस्चार्ज जो है कई बार बिल्कुल वाटर की तरह आ जाता है, जिसको हम पानी की तरह कहते हैं, निकल के बहुत ज्यादा, तो उसमें प्रेगनेंसी में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके जो है बच्चेदानी की थैली तो नहीं फट गई है, तो वो लीकिंग तो नहीं हो गई है। तो वो एक बहुत ज्यादा अगर डिस्चार्ज किसी को है तो वो एक चीज भी हमें उनको थोड़ा सा बताना होता है कि ऐसा हो तो आपको आना है। बाकी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज वो बढ़ेगा क्योंकि कंजेशन होती है यहाँ पे, जो सारी बच्चे की खाना देने के लिए जो माँ की जो सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की लेकर आती हैं, उसमें वो बढ़ जाती हैं, तो उस वजह से जो कंजेशन होती है उससे हम ट्रांसुडेट कहते हैं, मतलब उसमें से पानी इस तरह का जो है वो वेजाइना से निकलना संभावित है। प्लस हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सर्विक्स में भी डिस्चार्ज है, तो ये डिस्चार्ज अगर मिनिमल है, थोड़ा चिपचिपा है या पानी जैसा है, पर खुजली नहीं है, बदबू नहीं है, और ब्राउन कलर का नहीं है, रेड कलर का नहीं है। ये लीना जी ने पहले दो रंग बोले थे, तो लाल रंग और ब्राउन कलर का, तो ये ब्लीडिंग है। ब्राउन है जो ओल्ड ब्लड होता है,
और जो लाल है मतलब फ्रेश ब्लड है। तो ये नॉर्मल डिस्चार्जेस नहीं है। पीरियड्स के आगे पीछे जैसे थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज, पीरियड शुरू होने से पहले थोड़ा ऑल्टर्ड ब्लड रुका हुआ आता है, या बाद में जब आखिरी के दिनों में है, पर अदरवाइज अगर बीच में हो रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बार सलाह लेना जरूरी है। मतलब उसको हम लाल कलर या ब्राउन कलर के डिस्चार्ज को अगर महीने से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे। कई महिलाओं को मिड साइकिल स्पॉटिंग होती है कि बिल्कुल एक समय जैसे ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस समय उनको एक ब्राउन कलर का 2-3 दिन के लिए डिस्चार्ज धब्बा सा दिख सकता है। पर इसमें भी बेहतर यही है कि इससे पहले कि लाल या ब्राउन कलर को हम कहें ये नॉर्मल है, आप एक डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। बहुत बढ़िया डॉक्टर रेखा, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्ट्रेस से वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं इंड्यूस हो सकता, लेकिन एक बार अगर वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए तो सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि डॉक्टर अगर एग्जामिन करेगी वो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, खासतौर से अगर लड़कियां हैं या बच्चियां हैं तो वो उससे कतराती है। हाँ देखिए, जैसे मैंने बच्चियों के लिए बोला उनको तो चेकअप की जरूरत है, पर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी माओं को एक ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक सेक्सुअल एब्यूज एक चीज है जिसके लिए कि हम हमेशा माओ को कहते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटी बच्ची जिसको की डिस्चार्ज बदबू वाला आ रहा है या वो है, उसको आप हमें एक बार जरूर दिखाएं। तो हम बच्चे से पूछते हैं कि आपको किस तरह का डिस्चार्ज है, क्या है, पर अगर वो नॉर्मल साइक्लिक डिस्चार्ज है, ऐसा नहीं है, बदबू नहीं है, तो उसको हम कुछ नहीं उसमें वो करते हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि अगर बच्चों को चेकअप के लिए लाने के लिए, तो मैं तो ये कहूंगी कि जो शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं उनको इंटरनल चेकअप की जरूरत नहीं है जब तक कि बदबू वाला, क्योंकि बदबू वाले में हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि बच्चों में भी कैंसर या कुछ और संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल नकारा नहीं करते हैं कि अगर ब्लीडिंग है या बदबू वाला है तो उसको हमें देखना है। पर अगर बच्चों में नॉर्मल डिस्चार्ज है, और छोटे बच्चों में ना ये कैंडिडा बहुत कॉमन होता है क्योंकि इनका जो वेजाइना का पीएच होता है, जैसे हम कहते हैं जो अच्छे जीवाणु है उसमें एक लैक्टोबैसिलस होता है जो कि यहाँ के पीएच को थोड़ा सा एसिड की तरफ रखता है, थोड़ा इसमें तेजाब जैसे जैसे एसिड हम कहते हैं, तो ये पीएच थोड़ा कम होता है, वो हमें एक प्रोटेक्शन देता है। और वो प्रोटेक्शन जो है उसके लिए वो बच्चों में नहीं होती है, तो उनमें कैंडिडा इन्फेक्शन थोड़ा सा जल्दी होते हैं। और दूसरा एक थोड़ा सा बच्चे बिकॉज वो मॉइस्चर एंड ऑल खेल कूद में वो ये ध्यान नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा उनको वल्वोवेजिनाइटिस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो उनमें कई बार ऐसा है कि खुजली कर रहा है बच्चा बार बार से, तो उसको लाना फिर बहुत जरूरी है। और जो जिनको माहवारी शुरू हो गई है उनका साइक्लिक डिस्चार्ज हमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है, और अगर वो शारीरिक संबंध में नहीं है तो उसमें कोई एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। कई बार मेरे पास लड़कियां आती हैं, आज ही मेरी ओपीडी में एक 20 साल की लड़की जिसने कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं रखा, वो वेजाइनल पेसरी डाल रही है केमिस्ट से लेकर। तो मतलब ये एक बिल्कुल ऐसी चीज है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने तो बस उससे पूछ के हमने उसको रीअश्योर किया। हाँ ये जरूर है कि हम ये जरूर श्योर कर लेते कि हाँ कोई शारीरिक संबंध नहीं है, कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, और अगर किसी और तरह का उनको कुछ कैंडिडल डिस्चार्ज लगे, और कई बार कई महिलाएं होती हैं जिनके दिमाग में बात बैठ जाती है कि मुझे कोई तकलीफ है, चाहे वो डिस्चार्ज नॉर्मल है, उस केस में भी हम उनके लिए एक टेस्ट करते हैं, उनका ग्राम स्टेनिंग करते हैं, और एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो हम उनको करके दिखा देते हैं कि देखो हमने आपका टेस्ट भी कर लिया, ये नॉर्मल है। पर बहुत केसेस में वो जरूरत भी नहीं होती है, पर कभी कभी जैसे आपने कहा पेशेंट स्ट्रेस में जब आ जाता है तो हम ये भी एक टेस्ट उनका करके देख के उनको एश्योर भी कर देते हैं, कोशिश करते हैं हम उनको एश्योर करने की। पर हर तरह के मरीज आते हैं तो कभी कभी हम टेस्ट भी कर लेते हैं। इसमें HIV इन्फेक्शन आ सकता है क्या? HIV इन्फेक्शन किस में, टेस्टिंग में? नहीं, वेजिनल डिस्चार्ज में आ सकता डिस्चार्ज है? में, डिस्चार्ज में जो HIV है वो हमें ये मालूम है कि HIV जो है वायरस डिस्चार्ज में रहता है, पर उसको हम वहां से डायग्नोज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें उसकी डिफरेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो HIV की हमारे यहाँ टेस्टिंग होती है वो जनरली एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, एलाइजा टेस्टिंग, जो कि ब्लड में होती है। पर ये चीज है कि जो इनिशियल इन्फेक्शन होते हैं जब बॉडी में वायरस तो बहुत में है लेकिन एंटीबॉडीज बनी नहीं है, तो उस समय के लिए अभी तक हमारे पास कोई टेस्ट जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। रिसर्च सेटिंग्स में हमारे पास टेस्टिंग होती है PCR एंड ऑल, पर जनरल पब्लिक के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें कि हम कर सकें ये टेस्टिंग।
अच्छा, एक चीज और भी डॉक्टर साहब कहते हैं, अक्सर लड़कियां और महिलाएं कहती हैं कि हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से हमें कमर में दर्द रहता है या हमारी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ रहा है, तो क्या ये भी आपस में रिलेटेड है? देखो, आंखों की रोशनी पे तो फर्क नहीं पड़ता है। कमर में दर्द की जहां तक बात है, अगर उनको कोई इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज है, कई बार ये इन्फेक्शन सिर्फ योनि तक सीमित नहीं रहता है, ये गर्भाशय में भी हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन है तो उनको दर्द जो है वो हो सकता है कि रेडिएटिंग पेन बैक में जा रहा है, पर सिर्फ डिस्चार्ज की वजह से बैक एक नहीं होता है। इन्फेक्शन हो तो होता है, और कई बार ऐसा है, कई बार हमारे पास आती हैं यंग बच्चे भी आते हैं कि कमर में दर्द हो। वो आजकल हमने देखा है कि ये विटामिन डी, कैल्शियम की बहुत कमी होती है। तो अगर सिर्फ डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन नहीं है और कमर में दर्द है, तो आप ये देखिए कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है और उनको कोई कमर की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से दर्द है, कि ये सोचना कि डिस्चार्ज की वजह से कमर में दर्द है। तो वो इन्फेक्शन में हो सकता है, बट अदरवाइज डिस्चार्ज से कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। और आंखों की रोशनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो कोई उससे लिंक नहीं हाँ, है। उससे कोई लिंक मतलब ये नहीं है। लोगों का खाली वहम है कि हमें इसकी वजह से ये समस्या है। हाँ, मतलब आप एक दो अपनी प्रॉब्लम को कोरिलेट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे ये हैं। हाँ, इसकी वजह से है। तो आप आइए, डॉक्टर के पास आइए, अलग से बताइए आपको आंखों की तकलीफ है, अलग से बताइए आपको डिस्चार्ज है। हाँ, बैक एक अगर है तो जरूर बताइए, क्योंकि आपका पॉस्चर गलत है या आपको कैल्शियम की कमी है, या आजकल बिकॉज ये लॉकडाउन के बाद सब लोग अंदर अंदर रह के विटामिन डी की बहुत कमी है, हमारी पॉपुलेशन में वैसे ही कम है, अब और ज्यादा कमी हो जाएगी क्योंकि सब इंडोर बैठे रहे हैं, बच्चे तो स्पेशली घरों से बाहर नहीं निकले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ये है। अदरवाइज जो है बैक एक, जो बहुत महिलाएं हमारे पास भी आती हैं कि डिस्चार्ज है इसलिए बैक एक है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम में मिड साइकिल पेन होता है, जब ओव्यूलेशन होता है वो पेन के साथ में डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा, तो वो कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये मुझे इसलिए डिस्चार्ज पेन हो रहा है क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज के साथ पेन हो सकता है, पर फिर हमें उनको ये देखना चाहिए कि उस फेज में है, उसके साथ कोरिलेट हो रहा है, तो उनको थोड़ी काउंसलिंग करने से ही उन्हें बात समझ आ जाती है। लेकिन अगर दर्द ज्यादा है तो कई बार हमें उनको दर्द के लिए दवा भी देने की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर रेखा, एक और सवाल है हमारे पास। ये कहती है कि मुझे कॉपर टी लगवाने के बाद से सफेद पानी आने की समस्या है, साथ ही कॉपर टी लगवाने के बाद से पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? देखो, कॉपर टी के साथ में पीरियड नहीं आना कम कंप्लेंट होती है। ज्यादातर महिलाएं कहती है महीना बहुत ज्यादा आ रहा है। कम महीना आने का कारण फिर होता है कि उन्होंने कॉपर टी सफाई के साथ लगाई है, क्योंकि अगर महीना नहीं आ रहा, कई बहुत बार, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई बार पेशेंट्स ऐसे नहीं आते हैं, प्रेगनेंसी रह जाती है तो उनको लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी का अबॉर्शन भी हो जाए, और उस समय उनको ज्यादा जरूरत लगती है कि हमें ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो हमें कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए। तो बहुत बार वो जो सफाई के साथ भी कॉपर टी चूज करती है कि हमें कॉपर टी लगा दीजिए, क्योंकि कॉपर टी का साइकिल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये है कि कई महिलाओं में थोड़ी ब्लीडिंग शुरू के 3 महीने में ज्यादा हो सकती है, और जहां तक कि पानी आने की संभावना है, ये जनरली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कॉपर टी लगवाते हैं हम ये देखकर लगाते हैं कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो। पर उसके भी कारण में होता है कि कई बार अभी बच्चा पैदा हुआ है, आपने कॉपर टी लगाया है, तो जैसे ही बच्चा डिलीवरी होने के बाद में बच्चेदानी के मुंह पर कोई चेंजेस होते हैं जिनको रिवर्ट करने में टाइम लगता है, तो हो सकता है जो पानी आना है वो उसी का ही एक प्रोसेस हो सकता है। और इस समय में थोड़े इन्फेक्शंस का रिस्क भी ज्यादा होता है कि अगर एक्सपोजर्स हो, कुछ ऐसे हो, या आपने कोई और डिलीवरी के समय आपको इन्फेक्शन हो गया है, जो आपका कि कोई जैसे कि गेहूं को पानी छूट जाता है तो उसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी में कोई इंटरवेंशन करना पड़ता है जिस वजह से बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ उस तरह के इन्फेक्शन है जो कि अब उससे आप रिलेट कर रहे हैं। पर एज सच कॉपर टी के बाद पानी ज्यादा आने की तकलीफ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनरली कॉपर टी लगाते हुए वो टेस्ट साथ में करते हैं कि इन्फेक्शन नहीं है। पर अगर है तो उसके लिए कॉपर टी निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला चेंज इन फ्लोरा, तो हो सकता है कि ये डिस्चार्ज कोई इन्फेक्शन नहीं है, इट इज चेंज इन फ्लोरा ओनली। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे कि डिस्चार्ज का कारण क्या है, और उसके बाद आपको उसका सही ट्रीटमेंट बताएंगे। और जो एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जो हाइजीन हम लोग कहते हैं वो, बिकॉज अब हमने कहा बहुत धोइए नहीं, तो ये नहीं है कि हाइजीन क्या है,
तो ये भी एक देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन, तो वो भी एक बताना बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर महिलाओं को ये एडवाइस करते हैं कि जब आप नहाती हैं आप अपनी जांघों तक साबुन लगाएंगी, नीचे साबुन नीचे के हिस्से में नहीं लगाएंगी, उसको आप पानी से नॉर्मल आप उसको साफ कर लीजिए। छींटे मार के साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, डूशिंग की इस एरिया में कोई जरूरत नहीं है। और जो आप कपड़े पहनती हैं, अपने अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, उनकी सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे मौसम इस तरह का है या आपका थोड़ा गीलापन महसूस हो रहा है तो उसको आप बदल लीजिए। जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आप या तो टिश्यू से डैप कर सकते हैं, नहीं तो जो बाकी महिलाएं जो टिश्यू नहीं कैरी करती हैं, पानी हाथ में लेके, और थोड़ा सा इसलिए कि आपको वो लोकल इरिटेशन यूरिन की नहीं हो, उसको अदरवाइज कोई ऐसे सफाई करके धोने की कोई जरूरत नहीं है उस जगह को, उसको आप ऐसे ही छोड़ें तो आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम ही रहेंगी, क्योंकि जो फ्लोरा आपका है वो नॉर्मल एक हीलिंग, बॉडी में हमारे पावर है हीलिंग की, जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा ये हीलिंग की पावर रहेगी। एक और बात है, एक नॉर्मल डिस्चार्ज जो कि शादीशुदा महिलाएं कंप्लेन करती हैं, इंटरकोर्स के बाद भी, ये भी हमें उन्हें बताना जरूरी है, इंटरकोर्स के बाद 2 दिन तक थोड़ा वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल में आता है, तो वो भी एक चीज हमें उनको बता देनी चाहिए उस समय में, कि उनको डूशिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं है उस डिस्चार्ज के लिए, सिर्फ अपने को सूखा रखने के लिए अगर वो अपना अंडरगारमेंट चेंज करते हैं तो वो भी काफी उसमें रहेगा, ठीक रहेगा उनके लिए। जी बिल्कुल। 2 सवाल और हैं डॉक्टर रेखा। पहला तो ये कि आपने एक होम रेमेडी बताई कि कोकोनट ऑयल अगर हम लगाते हैं तो वो काफी मदद करता है, हमें काफी सारी चीजों से बचाव करता है। तो क्या कुछ और भी होम रेमेडीज है? बिकॉज अगर हम महिलाओं से बात करें तो फिटकरी और ना जाने क्या क्या बातें होती हैं, तो ये एक जो वो है मिथ, उसको बस्ट करने की बहुत जरूरत है। नहीं देखिए, मैंने क्योंकि ये एक जनरल पब्लिक के लिए था तो मैंने भी इंटरनेट पे कई घरेलू नुस्खे और वो मैंने पढ़े कि क्या क्या लोग कस्टम्स हैं, उनमें से एक जैसे अभी आप ही ने बताया शुरू में 2 केले खाइए, जो किसी ने डाला हुआ फंगल इन्फेक्शन के लिए केले खाइए, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई बार अब ये प्रूवन नहीं है, क्योंकि हम अपने हमारी गाइडलाइंस में भी नहीं है कि हम ओरली प्रोबायोटिक्स दें पेशेंट को ताकि उनका वेजाइनल फ्लोरा इंप्रूव हो। लेकिन अगर हम वो सोच के चलें कि आप प्रोबायोटिक, तो आप योगर्ट, दही जो है ये अपनी डाइट में लीजिए, पानी आप नॉर्मल अपनी डाइट में लीजिए, और जब आपको इरिटेशन लगे यहाँ पे, तो क्योंकि 2 समय होते हैं जब बहुत ज्यादा पेशेंट्स इरिटेशन का कंप्लेंट करते हैं, एक तो ये जो ओव्यूलेशन के पास में डिस्चार्ज ज्यादा होता है, इसमें वेटनेस लगती है, इरिटेशन लगती है, और दूसरा पीरियड्स के दौरान जब पैड्स से आपको रिएक्शन होता है, बहुत सारे तो लोग उस समय अपनी वॉशिंग शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक करते रहते हैं कि पीरियड्स के टाइम में, तो आप ये देखें कि आपको उस पैड से एलर्जी तो नहीं है, कि आपको उसका ब्रांड चेंज करना तो नहीं है, और उस समय अगर आपको, और कई महिलाएं हैं जो कहेंगे बिल्कुल पीरियड से पहले उनको ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं, इस समय में कोकोनट ऑयल बहुत मदद करता है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल की भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट कोकोनट ऑयल क्योंकि ये सस्ता है, तो जब हम ऐसे फोरम पे बात कर रहे हैं तो, और बहुत इजीली अवेलेबल है, कोकोनट ऑयल तो वैसे भी बहुत सारी चीजों में, कोई खुजली हो गई, कोई गर्मी की वजह हो गई, कुछ भी हो गई, तो वहां भी उसको यूज करते हैं। क्योंकि वो ह्यूमिडिटी जो है उसके लिए आपको एक लेयर बना देगा आपके ऊपर, और जो पेशेंट को इरिटेशन हो रही है जिसकी वजह से वो बार बार धुलाई कर रहा है, या जो भी उसके हाथ में क्रीम आएगी वो उसको लगा लेगा, चाहे वो स्टेरॉइड क्रीम है चाहे एंटी फंगल है, तो एटलीस्ट वो लगाने की जगह जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप ये कोकोनट ऑयल से एक थोड़ा सा मोमेंटरी रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन कभी भी इस एरिया को बीटाडीन से या सेवलॉन से, जस्ट इसलिए कि आपको डिस्चार्ज है या खुजली हो रही है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और आपको बर्निंग होगी और वो और ज्यादा आपका बढ़ेगा। तो बेटर यही है कि आप लगाइए कोकोनट ऑयल, और आप जब जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सिर्फ एक खुराक दवाई से ही शुरू के इन्फेक्शन में बहुत फर्क पड़ जाता है फंगल इन्फेक्शन में, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ होम रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मतलब ज्यादा दिन दवाई, महीनों तक दवाई नहीं खानी पड़ेगी, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और फटाफट आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब आप बहुत देर से इलाज करेंगे तो शायद लंबे समय तक। और डॉक्टर साहब आप इस बारे में, हाँ लीना, और भी क्वेश्चन? जी, एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी सारे लोग इस बारे में
बात करते हैं, खासतौर से वो लड़कियां जो कि अनमैरिड हैं लेकिन सेक्सुअली एक्टिव हैं, कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो क्या हमें अपने पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ेगा हमारे साथ? देखो, एक ये सबसे ज्यादा बहुत अच्छा आपने जो ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, खास करके आजकल की उसके लिए हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि देखिए हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि बच्चे हैं, दे कैन बी सेक्सुअली एक्टिव। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब ऐसे रिलेशन में होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपने या आपके पार्टनर ने उससे पहले भी रिलेशन में रहे हों, और जिनके साथ वो रिलेशन में रहे हैं हो सकता है उनके भी कुछ मल्टीपल पार्टनर्स रहे हों। तो इस स्थिति में, और ये कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो सिर्फ मेरे से ही संबंध बनाए। देखिए हर एक इसमें एक, जब मैंने बोला कोई शारीरिक संबंध में है, उसमें उसका एग्जामिनेशन जरूर करना है, क्योंकि ये वेजाइनल डिस्चार्ज है या सर्वाइकल डिस्चार्ज है, और ये कहीं कोई क्लेमाइडिया गनोरिया जो हमने बात की वो डिस्चार्ज तो नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज है उसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जैसे कि इनफर्टिलिटी, क्योंकि इन्फेक्शन है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, और या फिर मास वो उसमें फंस पड़ जाती है कई बार ट्यूब्स में, और कभी शादी के बाद में या जब आप बच्चा करने की कोशिश करते हैं तो ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है। और एक होता है क्रॉनिक पेल्विक पेन की बहुत जो है आपके वहां पे जो है फिर दर्द उसके बाद आपको चलता ही रहता है। और बहुत बार होता है कि जो सर्विक्स के इन्फेक्शन होते हैं, अगर हम इनको टाइमली कंप्लीट ट्रीट नहीं करें तो इनके ग्लैंड्स में जो है वो आगे इन्फेक्शन चला जाता है, जिसमें वो बार बार सेम प्रॉब्लम से आने लगते हैं, और कई बार समस्या बढ़ते बढ़ते आगे जाकर कैंसर बनने की, क्योंकि कई वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर भी कर सकते हैं, तो अगर उनसे एक्सपोजर हो जाता है। और एक चीज है कि जब भी कहीं पे कोई सोरनेस है, मतलब किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है उसमें। तो अगर ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी या कैंडिडियासिस भी है तो इनमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन से, तो इसलिए ये इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम HIV की बात कर रहे थे, तो अगर जिसका कि कोई इन्फेक्शन नहीं है और वो कभी किसी HIV पॉजिटिव से संबंध बढ़ता है, जिनको इन्फेक्शन है उनमें 9 टाइम्स HIV होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो और कोई भी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने का रिस्क ज्यादा होता है, तो इनकी जांच करना बहुत जरूरी है। जहां तक पार्टनर ट्रीटमेंट की बात आती है, सर्वाइकल डिस्चार्ज अगर हमें लगता है तो ज्यादातर संभावना होती है, क्योंकि इनके जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं और हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो इनको जनरली हम एक सिंड्रोमिक मैनेजमेंट, हम एक सिंड्रोम बना देते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज है या सर्वाइकल डिस्चार्ज है, और वो जो भी कॉज कर सकते हैं उनका हम उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट कर देते हैं। पर इसके लिए हमें चेकअप करके देखना बहुत जरूरी है। हम रैंडमली एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, और वो लेना भी नहीं चाहिए, उससे और आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो उसके लिए एक चेकअप बहुत जरूरी होता है कि आप करके देखें। अगर इन्फेक्शन सर्विक्स से आ रहा है तो आपको पार्टनर को ट्रीट जरूर करना है। वेजाइनल इन्फेक्शन में सिर्फ ट्राइकोमोनियासिस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें पार्टनर का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में पार्टनर को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडिडियासिस के लिए हम कहते हैं कि अगर रिकरेंट कैंडिडियासिस है और पार्टनर को भी सिम्टम्स हैं तो पार्टनर को ट्रीटमेंट, अगर पार्टनर्स को सिम्टम नहीं है तो पार्टनर को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा पार्टनर की जरूरत ट्रीटमेंट की नहीं रहती है। तो यहाँ पर एक चीज और डॉक्टर साहब, कि अगर ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से है, तो क्या उसका असर आगे, जैसे अभी बात चल रही थी, उसका असर आगे जाके फर्टिलिटी पर भी पड़ सकता है? हाँ, फर्टिलिटी पे भी पड़ सकता है और उसका असर आगे जाके प्रेगनेंसी पे भी पड़ सकता है। कई इन्फेक्शन है जिसमें कि बच्चे का टाइम से पहले डिलीवरी होना, और जैसे टाइम से पहले बच्चे की थैली फट जाना, और या फिर बच्चे का वजन कम रहना, तो ये इन्फेक्शंस को और फर्टिलिटी पे, क्योंकि अगर आपके जो हमने बात की क्लेमाइडिया है, गनोरिया है, और इवन कई बार बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बाद चेंज होके भी अगर असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कभी कोई प्रोसीजर कराते हैं, किसी को डीएनसी कराने की जरूरत पड़ती है या कोई सफाई कराने की जरूरत पड़ी है, तो ये इन्फेक्शन ऊपर कैरी हो जाते हैं, तो उसमें जाकर फिर ये आपके ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, यूट्रस की लाइनिंग को भी डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए इनका टाइम से ट्रीटमेंट करना फर्टिलिटी के लिए भी, और अगर आपके ट्यूब डैमेज हो जाते हैं महिला के, तो उसमें फिर ट्यूब में बच्चा रहने की भी संभावना बढ़ जाती है।
तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि इन डिस्चार्जेस को टाइम से ट्रीट किया जाए, क्योंकि बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी जब आप आगे जाकर अपने उसमें है तो कभी असेंडिंग इन्फेक्शन, कोई प्रोसीजर आपके ऊपर होता है तो वो इन्फेक्शन आपके वेजाइना से यूट्रस में चला जाता है, तो उसके लिए कई बार हम उनको दवाइयां भी पहले देते हैं। जैसे आपने कॉपर टी की बात की, आप कॉपर टी डाल रहे हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, पर आपने डाली है, आपका वो असेंडिंग उसमें नहीं चला जाए कि वो एक जो है एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो आपके डिलीवरी के समय ये एक्सपोज कर देंगे आपके यूट्रस में, बिकॉज रास्ते जब खुल रहे हैं, एक सर्विक्स में एक प्रोटेक्टिव म्यूकस होता है, जब वो म्यूकस बैरियर जाता है जिस भी कंडीशन में, तो जो वेजाइना के इन्फेक्शन है वो ऊपर यूट्रस में जा सकते हैं, और एक बार यूट्रस में इन्फेक्शन जाता है तो ट्यूब में, और वो फिर आगे फर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी की, या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब में बच्चा ठहरना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। कैंसरस भी हो सकता है? कैंसर में ऐसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आगे जाके कैंसर अगर नहीं ठीक से उसमें होता है कि प्री कैंसरस लीजन्स बना सकते हैं, और अगर हम प्री कैंसरस लीजन्स को ट्रीट नहीं करें तो ये जैसे कि ये कैंडिडा है जो हम बात कर रहे हैं, ये इन्फेक्शंस तो कैंसर नहीं कर सकते हैं, पर जो सर्विक्स के इन्फेक्शन होते हैं वो कई बार सर्विक्स का जो है वो डैमेज करके आगे उसमें जो हम एचपीवी आपने सुना होगा, क्योंकि कैंसर सर्विक्स प्रोटेक्शन के लिए हम एचपी वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, तो ये एचपीवी इन्फेक्शन जो है अगर ये किसी महिला को हो जाता है तो आप इसको आगे जाके वो भी डिस्चार्ज के साथ आपके पास आ सकती हैं, जिनको एचपीवी इन्फेक्शन है उसमें आपको हो सकता है कोई लीजन नहीं दिखे, कुछ नहीं, पर क्योंकि सर्विक्स में चेंजेस हो रहे हैं तो इसलिए चेकअप बहुत जरूरी है, और कोई भी महिला को आप देख के नहीं कह सकते ये कैंसर का लीजन होगा या नहीं होगा, इनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। और जैसे कि आप लीना जी कह रही थी कि कई बार पेशेंट्स हैं हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, पर वो स्पेशली जो अनमैरिड लड़कियां शारीरिक संबंध में हैं वो नहीं जानना चाहती हैं कि किसी को पता नहीं लगे, उसके लिए एक सेल्फ डिटेक्शन किट्स होती हैं, वो हमारे अभी एचपीवी के लिए भी हम वो अवेलेबल हैं, आप किट जो है वो लैब से लेके आप टेस्ट कर सकते हैं, और जो कि हमने बात की क्लेमाइडिया, गनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस के लिए, इनकी टेस्टिंग के लिए, जबकि उनको बहुत इफेक्टिव नहीं माना जाता पर एटलीस्ट कुछ टेस्टिंग हो सकती है। पर आजकल हमारे अस्पताल में एक जगह पे हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हम मेंटेन करें, पर पेशेंट अगर कोई आकर हमें धीरे से महिला बता देती है, क्योंकि जैसे हम पूछते हैं आप मैरिड है, अनमैरिड है, अनमैरिड है, पर अगर वो हमें बता देती है कि नहीं हम शायद, तो हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को इस चीज से एम्बैरेसमेंट ना हो और वो अपना चेकअप कराए और टाइम से अपना ट्रीटमेंट करा ले। जी, क्योंकि घरों में अक्सर क्या है कि घरों में अगर लड़की की शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो उसके बारे में बात करते हुए भी मतलब वो अपने पेरेंट्स को माँ को बताने में भी उसको झिझक होती है। वैसे मैं आपको इस बारे में कहूंगी कि बहुत अच्छा बदलाव है सोसाइटी में कि आजकल बच्चे जो हैं सिर्फ मम्मी के साथ नहीं अपने फादर्स के साथ भी आ रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। पर ठीक है, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इस फोरम में तो हम हर एक सोसाइटी स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं, तो कई जगह ऐसा वो होता है, पर मैंने ये देखा आजकल इवन जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, इवन हमारे झुग्गी झोंपड़ी से भी जो मरीज आते हैं, जो मदर्स हैं वो बहुत अवेयर हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और रादर कई बार मदर को हमें तसल्ली करानी होती है कि वो इतनी चिंता करने लगते हैं कि क्यों डिस्चार्ज आ रहा है, कि उनके लिए नॉर्मल को समझाना बच्चे से ज्यादा हमें माँ को समझाना पड़ता है कि ये नॉर्मल है और आप इसकी चिंता नहीं करिए। डॉक्टर रेखा जी, आपने तो सबसे बड़ी तसल्ली तो आज हम लोगों को दी है कि सबसे पहले तो आपने हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो या बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़े। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपसे बात करके ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बिल्कुल, और ज्यादातर केसेस में थोड़ी बहुत दवाई लेके ही आप ठीक हो सकते हैं, तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जरूर डॉक्टर दीक्षा, अभी आपके पास कुछ और है बताने के लिए? इस वक्त मेरे लिए तो इट वाज लाइक सिलेबस रिवीजन, क्योंकि सारी चीजें हमने कवर कर ली। मैंने जो अपने सामने लिखी हुई थी, मैं सिर्फ 2 चीजें कहूंगी क्योंकि हमने बार बार सफाई की बात की। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में 2 चीजें हैं, एक स्पेशली आजकल की यंग लड़कियां वेजाइनल वॉशेस जो आने लग गए हैं मार्केट में, वो बहुत यूज कर रही हैं, तो 1 उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा मैम ने ऑलरेडी बताया कि हम पानी से
क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ एक एडिशनल चीज, एंड स्पेशली अगर कोई टिश्यू या वाइप्स भी यूज कर रहा है, और ये छोटे बच्चों के लिए भी वैलिड है कि हमेशा हम जब औरतें अपने आप को क्लीन करती हैं तो आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ हम अपने आप को क्लीन नहीं करें। और लास्ट चीज टैल्कम पाउडर। ये मैंने बहुत औरतों को देखा है जो कि टैल्कम लगाती हैं इंटीमेट एरियाज में, वो भी कोशिश करें ना लगाएं। जैसा मैम ने कहा, कोकोनट ऑयल बेटर ऑल्टरनेटिव है अगर आपको इरिटेशन हो रही है। ड्राई अंडरगारमेंट्स और कोकोनट ऑयल एक बेटर तरीका रहेगा, टैल्कम डेफिनेटली अवॉइड किया जाए। टैल्कम के साथ में एक ओवेरियन मेलिग्नेंसी का रिस्क एसोसिएटेड की कुछ स्टडीज हैं, तो ये एक इस फोरम में ये बताना बहुत जरूरी है कि पाउडर आप बिल्कुल इस एरिया में लगाना अवॉइड करें। इवन जॉनसन्स बेबी पाउडर के ऊपर भी एक बार केस हुआ है कि उन्होंने अपनी वार्निंग में ये नहीं डाला है। तो इवन जिसको हम बहुत ही माइल्ड पाउडर भी समझते हैं, वो भी पाउडर जो है इंटीमेट एरियाज में नहीं लगाना चाहिए। अपने भी नहीं, बच्चों के भी नहीं। हाँ, छोटे बच्चों के भी नहीं। अच्छा, आप दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि जिन लोगों को अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नए दर्शक, जो यंग बच्चे हमें देख रहे हैं, वो ऐसा अपनी लाइफ में क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं कि उनको ये तकलीफ ना। देखो, जो यंग बच्चों के लिए, क्योंकि आपने बात की और अभी हम इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो आजकल अनमैरिड लड़कियां शारीरिक संबंध बना रही हैं, आप किसी पर कितना भी विश्वास करते हैं, अगर आप मैरिज के बाद बाहर किसी से संबंध बना रहे हैं तो आप अपने को प्रोटेक्ट करके रखिए, कॉन्डोम जरूर इस्तेमाल करिए। और आप जो है, अगर आपको कभी आप शारीरिक संबंध में हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, आप ये सोचिए आपको अपना चेकअप जो है किसी भी मैरिड महिला की तरह कराना पड़ेगा, जो भी शादीशुदा है, क्योंकि आप एक रिलेशन में हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको चेकअप की जरूरत नहीं है। और हर महिला को कम से कम शादी में शुरू में, क्योंकि जितने भी, जब आप एक नया पार्टनर के साथ रहना शुरू करते हैं तो इन्फेक्शंस का रेट सबसे ज्यादा होता है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये स्क्रीनिंग का कोई एक रेगुलर रूटीन नहीं है, क्योंकि एक तो महिलाएं नहीं आती हैं, दूसरा हमारे पास और बीमारियां जो अभी तो हम कैंसर सर्विक्स से जूझ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम औरतों की रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग करें। तो ये एक एरिया है, पर जब भी आते हैं हम जरूर कोशिश करते हैं कि हम इनकी जो है किसी जो इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं उनके बारे में इनको जानकारी दें। तो एक ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हमने आपको बताया कि डिस्चार्ज नॉर्मल है, वो आपको रखना है दिमाग में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको रखनी है, क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप शारीरिक संबंध में हैं आप चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि सिर्फ 40% इन्फेक्शन ही सिम्टोमेटिक होते हैं, 60% में बिना सिम्टम्स के भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सोचना कि मुझे इन्फेक्शन नहीं है, पर जैसे रेगुलर चेकअप जो है वो आपके लिए भी जरूरी होते हैं, एटलीस्ट सालाना एक चेकअप। और जब आप एक रेगुलर रिलेशन में हैं, उसके बाद जो हमारे कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में, उसमें भी अगर आप आके 3 साल में भी एक बार चेकअप करा लेते हैं तो वो भी काफी है। उसमें हम आपको 25 या 30 साल के, डिपेंडिंग अपॉन, हम आजकल 30 साल, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सुविधा नहीं है, तो 30 साल की उम्र से हर 3 साल में, अगर हम पैप स्मीयर नहीं भी ले रहे जिन एरिया में, वहां भी हम विजुअल एग्जामिनेशन, एक कुछ केमिकल लगा के सर्विक्स के ऊपर, जिसमें कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें, वो करते हैं। तो चेकअप्स इन्फेक्शन के लिए भी, कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, एक चीज और डॉक्टर देखा कि किस एज तक, जैसे कि 60, 70, 80, मतलब किस एज तक की महिलाओं में ये समस्या हो सकती है, क्योंकि ये भी आम महिला के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे हमने बोला कि जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है और जो कैंडिडा है, ये तो किसी भी एज ग्रुप की महिला को हो सकता है, बच्चे को कैंडिडा हो सकता है। जनरली बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो अनमैरिड में नहीं देखा गया है, चाहे वो चेंज इन फ्लोरा की वजह से ही है, पर किसी रीजन से वो अनमैरिड में नहीं देखा जाता। पर वो जो है पोस्ट मेनोपॉजल, जो अब महीने बंद भी हो गए हैं, उधर भी महिलाओं को बैक्टीरियल वेजिनोसिस जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव हैं तब तक हो सकता है। और कैंडिडा तो किसी भी एज ग्रुप की महिला को हो सकता है। अगर आप एक बार रेगुलर एक रिलेशन में हैं और आपके इनिशियल जो है चेकअप में आपको इन्फेक्शन नहीं था, तो चांसेस कि आपको सेक्सुअली एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो बहुत कम है।
पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि ना नहीं है इसमें, क्योंकि आप अपनी तरफ से आप एक वो ले सकते हैं श्योरिटी, पर ठीक है बहुत एक्सटेंड तक जब आप एक रेगुलर रिलेशन में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है वो नहीं होंगे, पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस और कैंडिडियासिस ये आपको हो सकते हैं, इससे तो आपका बचाव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा ड्राइनेस की होने की वजह से जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कई बार उनको और तरह की भी दिक्कतें आती हैं, जिसमें उनको ड्राइनेस की या यूरिन में इंफेक्शन की या यूरिन में जलन की या फिर संबंध बनाते हुए दर्द होने की तकलीफ रहती है। तो उसके लिए हमारे पास अलग तरह के हार्मोनल लोकल थेरेपीज होती हैं जो कि हम उनको दे सकते हैं। तो किसी भी एज ग्रुप की महिला के लिए है। और अगर कैंसर स्क्रीनिंग की उससे आप पूछ रहे हैं तो हम जनरली 65 साल की उम्र के बाद सोचते हैं कि अब सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ वो एक है, जैसे हम 30 इयर्स से शुरू कर रहे हैं हिंदुस्तान में, बाहर तो 25 साल से भी शुरू कर देते हैं, तो 65 साल की उम्र के बाद में कैंसर स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने बच्चेदानी निकाल ली है, पर बच्चेदानी निकालने में उनके सर्विक्स में कुछ ऐसा कुछ वहां पे पहले लीजन था, उसमें भी उनको कैंसर अपना जो है चेकअप कराते रहने की जरूरत है, वो आप उसको बंद नहीं कर सकते। पर अगर सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल आई है तो उसमें आपने अगर हिस्टेरेक्टमी कर दी है तो आपको फिर जरूरत नहीं है। आपने पैपिस्मियर टेस्ट की बात की, तो क्या ये इन्वेजिव टेस्ट है और इसमें क्या दर्द होता है? देखो ऐसा है, जो इन्वेजिव टेस्ट, अब आप इसको, क्योंकि एक ये एग्जामिनेशन का पार्ट है, गायनी एग्जामिनेशन का, और इन्वेजिव इसलिए कहेंगे क्योंकि वेजाइना के अंदर आप एक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, तो ठीक है हम इन्वेजिव इसको कहेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको इसके लिए आपको साफ सफाई और सारा स्टरलिटी ये सब मेंटेन करनी पड़ती है, और पेनफुल नहीं होता, डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपको। और उसके लिए पेन तब होता है जब पेशेंट एक बार एक धारणा रख के आता है कि मैं एक पेनफुल प्रोसीजर कराने जा रहा हूँ, तो आप एक एंजाइटी की वजह से अपने जो नीचे वजाएं टाइट कर लेते हैं, तो जब टाइट हो जाता है डॉक्टर आपके साथ स्पेकुलम लेके स्ट्रगल कर रहा है आपको चेकअप करने के लिए, वो एक पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। पर अगर आप ये सोचें कि डिस्कम्फर्ट है, पेन नहीं है, और वो हमारे जो भी डॉक्टर लेते हैं वो उनके पास अपना पेशेंट से बात करने का, उनको तसल्ली देने का, उनको समझाने के तरीके होते हैं, जिससे कि हम उनको बिल्कुल ही उनके हिसाब से और जितना मिनिमम उनको डिस्कम्फर्ट भी हो उसमें भी हम पैप स्मीयर ले सकते हैं। आपने भी बहुत तसल्ली से डॉक्टर साहब हमें समझाया और जो डर था वो सारा निकाल दिया, और आई एम श्योर कि आपकी बात सुनने के बाद जो भी दर्शक अगर पैप स्मीयर टेस्ट कराने के लिए जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, वो एक नॉर्मल सी बात है और वो किया जा सकता है। आखिरकार आपका बीमारियों से, इतनी सारी दिक्कतों से बचाव जो हो रहा है। मैं इसमें एक बात कहूंगी, जब आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो आपके गला देखते हैं और आपके एक स्पेचुला डालते हैं, तो उतना डिस्कम्फर्ट आप सोच लीजिए यहाँ भी आपको होगा, उससे ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। डॉक्टर लक्ष्मी, आप यहाँ कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर लक्ष्मी, जब ये सेशन शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि डॉक्टर दीक्षा इज गोइंग टू हैव अ डायलॉग विद डॉक्टर रेखा, but the dialogue was between mostly Leena ji and Purnima asking questions. So all the questions जो थे, सारे questions आप लोगों ने पूछ लिए, तो दीक्षा जी को बहुत ही कम questions पूछने पड़े. So that was a very interesting thing. The dialogue, because there were so many questions which were asked, I think, by many people. तो इसलिए ये अच्छा रहा कि सारे जो questions थे बहुत अच्छी तरह और बहुत धीरे से समझाते हुए मैडम रेखा ने बहुत अच्छी तरह डील किया। और कभी भी समस्या आएगी तो उनको पता है कि हमको जैसी वो समस्या शुरू हो उसी टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करो। एक तो नॉर्मल सिचुएशन आपने बताया, नॉर्मल तो है, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि वो नॉर्मल में फाउल स्मेल नहीं आती, पेन नहीं होता, खुजली नहीं होती, ये सब आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। मगर जो दूसरे फाउल स्मेल आ रहे हैं
तो हमें पता है कोई ना कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होगा ही होगा, तो उसको दिखाना बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैं हर टाइम लड़कियों से कहूंगी, जब हम अपने संस्कार लड़कियों को देते हैं घर में, तो उनको ये सोचना चाहिए कि शादी के पहले क्या मुझे सारी शारीरिक संबंध करना है कि ये बात, क्योंकि why get HIV, why get infections? So I think ये वैल्यूज तो हमें अपनी लड़कियों को देनी पड़ेगी। हमारे कल्चर में जब इतना सिखाया है, बट आई एम फाइंडिंग कि जो ये कल्चर, जो संस्कार है, वो बहुत लड़कियों में नहीं है आजकल। बट कल यदि HIV इन्फेक्शन आ जाती है तो कौन उसको करेगा? इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि वी डोंट नो कि वो आदमी जिसके साथ आपके शारीरिक संबंध है उसके कितने पार्टनर्स हैं, तो ये हमें पता नहीं। तो इसलिए हमको इसके लिए एक वार्निंग साइन है कि नो, आफ्टर मैरिज एवरीथिंग इज ओके, बट बिफोर मैरिज इसको ना ट्राई करें। जितना हो सके आप संबंध रखिए, बट लेट इट बी a healthy interaction between the two people and they can be good friends. तो मेरे को आज इसलिए ये बहुत अच्छा लगा कि ये आपने टॉपिक लिया जो कई बार डिस्कस ही नहीं होता घर में, और ये डिस्कशन आया, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ दोनों डॉक्टर रेखा को और डॉक्टर दीक्षा को जो आए आज, आपने हमारे साथ सम्मिलित हुए, और इतने लोगों को भी ये जाएगा मैसेज। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और इस सारी वर्कशॉप का हमारा जो एक सारांश निकल के आता है वो ये आता है कि पहली बात तो इस चीज से घबराना नहीं है, अधिकांश में तो ये नॉर्मल ही होता है, लेकिन अगर जैसा कि अभी स्मेल की बात आई, कलर की बात आई, ये सारी चीजें आई, इचिंग की बात आई, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बेझिझक डॉक्टर के पास जाइए, अपने घर में डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होती, जरा सी दवाई, जैसा भी डॉक्टर रेखा कह रही थी कि एक ही डोज से कई बार ठीक हो जाता है, तो जरा सी दवाई से ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छा सेशन ये आज का रहा, और आगे भी डॉक्टर रेखा, डॉक्टर दीक्षा, हम आपको इसी तरह कष्ट देते रहेंगे हमारे चैनल पर आकर के किसी ना किसी विषय पर डिस्कस करने का। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। नमस्कार।